हाय फेपलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली लैन वांगजी युआन को लैंड सेक्टर छोड़ के जा चुका था और दूसरी तरफ युआन का ये रवैया देख के लैन चिरेन काफ़ी भड़क चुका था। ऑफकोर्स सी बात थी, उसने इस तरीके की बदतमीजी की उम्मीद तो नहीं की थी। उसने एकदम सादगी से भरा हुआ इंसान सोचा था, लेकिन युआन तो यहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशंस के सेम अपोजिट निकला। और यहाँ पे निकलना भी ज़रूरी था क्योंकि हर कोई इंसान लैन वांगजी जैसा नहीं हो सकता कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करने के चक्कर में ना वो क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है इसको देखने के लिए मतलब वो चुप रह जाए। भले ही वो चीज़ें उसे पसंद भी नहीं आती फिर भी वो चुप रहता है। लेकिन विंग ने युआन को ऐसे प्रेस नहीं किया था, उससे ऐसे बड़ा नहीं किया था, तो ऑफकोर्स सी बात है युआन ने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया था। लेकिन हाँ, अपनी बात उसने सामने ज़रूर रखी थी। 2 घंटे के बाद फाइनली लैन वांगजी पहुंच चुका था वहाँ पे, आई मीन सेरी टाउन पे, जहाँ पे विंग पहले से था। विंग ने जैसे ही ये देखा कि लैन वांगजी आ चुका है, वो जल्दी से जाके उसके पास जाके बैठता है और उससे पूछता है कि युआन कैसा है। तो यहाँ पे लैन वांगजी आंसर करता है कि उससे अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, तुम ये पूछने लगे हो कि वो कैसा है। ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि युआन कैसा है, उसे इस बात की चिंता थी कि युआन ने कुछ उटपटांग हरकत तो नहीं की ना। कहीं ना कहीं लैन वांगजी भी इस क्वेश्चन को विंग की आंखों में देख चुका था, तो उसने बिना उसके पूछने से पहले ही उसको आंसर बता दिया कि तुम जो सोच रहे हो काफ़ी हद तक हो भी चुका है। क्योंकि युआन और अंकल दोनों ही आपस में मिल चुके हैं और युआन ने उन्हें कुछ बोल भी दिया है, जिसकी वजह से उन्हें ये लग रहा है कि शायद युआन लैन वांगजी आई मीन मेरी तरह ना होकर तुम्हारी तरह बन चुका है। खैर, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तुमने बचपन से उसे पाला है तो ऑफकोर्स तुमने उसे वही सिखाया होगा जो तुम्हें सिखाना ज़रूरी लगा होगा। और मेरे हिसाब से भी उसने कुछ गलत नहीं सीखा है। कम से कम वो बड़ों की रिस्पेक्ट के चक्कर में अपने दिल की बात अपने दिल में तो नहीं रखता। मैं इस बात से खुश हूँ कि वो जो कहना चाहता था उसने कहा। विंग अब पूरी तरीके से डर चुका था कि आखिरकार युआन ने ऐसा क्या कहा है। फिर उसके बाद लहरोंगजी ने उससे सब कुछ बता दिया जो भी वहाँ पे हुआ था। विंग अपने माथे को पकड़ के बैठ चुका था क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि महागुरु लैन भले ही युआन उनका ग्रैंडसन है, लेकिन फिर भी इस तरीके का प्रेजेंटेशन उसके सामने जो युआन ने दिया है, तो क्या अब वो उसको वैसे प्यार कर पाएगा जैसे कि युआन को मिलना चाहिए। लेकिन क्या क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर लैन जिरेन का प्यार मिला या ना मिला, और एट द एंड मिलेगा तो ज़रूर ही। लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, वो कुछ भी गलत नहीं करेगा, इस बात की पूरी उम्मीद है मुझे। और वैसे भी अंकल ने जो कुछ भी कहा वो गलत ही था। उन्हें तुम्हारी परवरिश पे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी। अगर उन्होंने ये बोला है तो उन्हें जवाब मिलना ज़रूरी है। उस वक्त उन्होंने तुम्हें छोड़ा था, तुमने उन्हें नहीं छोड़ा था। तुम नहीं थे जो वहाँ से गए थे, तुम तो वापस आने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें जाने के लिए मजबूर किया था। तो तुम किसे अपने साथ लेके जा रहे हो, ये तुम्हारी मर्जी थी। उस शख्स को जो आज उनके सामने उनका पोता बन के खड़ा है, उस इंसान को 9 महीने तुमने अपने पेट में रखा है, तुमने उसे जन्म दिया है। तो एट द एंड सबसे पहला राइट उस पे तुम्हारा ही बनता है। कोई और आके कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। इवन मैं खुद भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस इंसान पे सबसे पहला अधिकार तुम्हारा है। और तुमने उसे जो कुछ भी सिखाया है, मेरी नज़रों में वो सबसे अच्छी चीज़ है। कम से कम वो ये तो कह पाता है जो वो कहना चाहता है। कम से कम मेरी तरह तो नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों के चलते मैं 16 साल तुमसे अलग रहा। मैं एक बार ये नहीं कह पाया कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है, क्योंकि उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हवाला दिया था। और आज उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा के 16 साल के बाद मैं तुम्हारे पास आया। वो तो अच्छा है कि महारानी वहाँ पहुँच गई, उन्होंने सब कुछ समझा लिया, वरना आज भी हमारे बीच में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता। लेकिन किस वजह से? सिर्फ मेरे ना बोल पाने की वजह से। कभी कभी चुप रहना भी सही नहीं होता है भी। और मैं खुश हूँ इस बात से कि मेरा बेटा ऐसा नहीं बना जैसा मैं था। और मैं भी अब पूरी कोशिश करूँगा कि मैं चुप ना रहूँ। जहाँ पे जो चीज़ मुझे गलत लगेगी मैं उससे ज़रूर बोलूँगा। विंग
लैन वांगजी की आंखों में हल्की सी नमी देख चुका था, क्योंकि इन 16 सालों में उसने बहुत 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 ज़्यादा विंग को मिस किया है। और साथ ही साथ अब तो वो ये भी रियलाइज़ कर चुका था कि उसने विंग को ही मिस नहीं किया है, उसने अपने अंश को बड़ा होते हुए देखना ये मिस किया है। उसे नहीं पता उसका बच्चा बचपन में कैसा दिखता था, उसने सबसे पहला शब्द क्या बोला था, क्या उसने कभी अपने बाप पिता को याद किया, क्या कभी उसको उसकी लाइफ में अपने पिता की ज़रूरत महसूस हुई। वो नहीं जानता है, अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कभी बोल नहीं पाया। अगर वो बोल पाता तो शायद आज युवान सिर्फ विंग के पास नहीं होता, उसके पास भी होता। उन दोनों की ही एक अच्छी लाइफ होती, जहाँ पे युवान उनकी सबसे बड़ी होप होती जीने की। लेकिन नहीं, वो नहीं बोल पाया, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और अब उसने ठान लिया है कि अब वो चुप नहीं रहेगा, अगर उसके दिल में बात है तो उसे बाहर ज़रूर लेके आएगा। विंग ने लैन वांगजी की इन नवी, मतलब जो उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी ना, उसको ऑब्जर्व करते हुए उसके पास गया, उसको साइड हग करते हुए बोला, प्लीज़ अब इतना भी टेंशन मत लो, ठीक है, तुमने बोला है ना युवान जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है, अब मुझे भी टेंशन नहीं है। लेकिन शायद अब समय आ चुका है कि हम अपनी असली टेंशन पे ध्यान दें। यहाँ पे लैन वांगजी विंग की तरफ देखता है, और विंग उस पाउच की तरफ जो कि महारानी यानी कि जैन यांगली ने उसे दिया था। लैन वांगजी ने जल्दी से एक हल्का सा स्पेल पढ़ के उस पोटली को ओपन किया, और ओपन होते ही उस पोटली से एक स्वॉर्ड तलवार निकली। और तलवार, जैसे कि महारानी ने बताया था कि ये उन्हें पूर्व कुल प्रमुख नी की लगी, और यहाँ उन्हें भी यही लग रहा था कि ये उसी की है। इस तलवार के चलते ही अब आगे की खोजबीन जारी होनी थी, और उन दोनों ने ही उस तलवार ने जो डायरेक्शन दिया था वहीं से खोजबीन करना शुरू किया था। दूसरी तरफ पूरे दिन युवान और लैन जिंगे दोनों ने ही काफ़ी मस्ती की, सिर्फ लैन चिरैन से बच के, क्योंकि भले ही युवान ने इतना दम था कि वो मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, हालांकि ऐसा नहीं था कि लैन जिंगे नहीं कर सकता था, बट लैन जिंगे ने कभी ऐसा किया नहीं था, क्योंकि बचपन से ही जब वो लैंड सेक्ट में आया था तब से ही उसके दिमाग में एक चीज़ बैठा दी गई थी कि वो आने वाला कुल प्रमुख है और उसको वैसे ही बिहेव भी करना होगा। और उसने अपने एल्डर यानी कि लैन वांगजी से हमेशा यही सीखा था कि अपनी इच्छाएं बाद में और दूसरों की इच्छाएं पहले रखी जाती हैं। इसलिए उसने आज तक इतनी मस्ती, इतना सैर सपाटा नहीं किया था, लेकिन आज उसने युवान के साथ बहुत मस्ती की थी। स्वॉर्डमैनशिप किया था, प्रैक्टिस किया था, लेकिन एक अलग तरीके से। उन दोनों के बीच में एक बैटल चल रहा था, और इस बैटल में कभी युवान तो कभी लैन जिंगे, इन दोनों का ही ना बराबर का स्कोर चल रहा था, और बाकी सारे के सारे स्टूडेंट ना बस उन्हें देख के मजे ले रहे थे। लैंड सेक्ट हमेशा शांत एकदम, जहाँ पे लोग आके ना ये महसूस कर सकते हैं कि कितनी शांति है यहाँ। आज पहली बार, शायद 16 सालों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था जहाँ पे इतनी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, क्लैपिंग्स की आवाज़ आ रही थी, एक दूसरे को चेयर अप करने की आवाज़ आ रही थी। कुछ लोग थे जो युवान का साथ दे रहे थे, तो कुछ लोग थे जो लैंजिंगे का साथ दे रहे थे। सभी स्टूडेंट्स और युवान, इन सभी के बीच में काफ़ी अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ इतनी अच्छी बॉन्डिंग तो हो ही चुकी थी कि उन दोनों के बीच में, उन सब के बीच में एक फ्रेंडशिप हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगा दिया गया था। और रही बात लैंड सेक्ट की शांति की, ऑफ कोर्स सी बात है, बच्चे हर जगह एक जैसे ही होते हैं। उन्हें भले ही तुम डरा धमका के या फिर नियम कानून का हवाला दे के उन्हें शांत रख सकते हो, लेकिन जिस दिन वो अपने मन पे आएंगे ना, वो तुम्हारे नाक में दम करेंगे। और आज ऐसा ही लैंड सेक्ट में हो रहा था। सारे के सारे एल्डर्स इस बात से परेशान थे कि महागुरु लैन इस नए बच्चे को कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसी के साथ ये दिन निकल चुका था। नेक्स्ट डे यहाँ पे जैसे कि लैन चिरैन ने सभी को ये बताया था कि इसको लैन वांगजी यहाँ पे लेके आया है और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम इसका ध्यान रखें, तो यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई ये बोल सके कि इसने ये किया है, उसने वो किया है। ऑफकोर्स सी बात है, लैन चिरैन और लैन वांगजी दोनों ही इसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है किसी की दम तो होगी नहीं कि इससे कुछ बोल पाए। और ऊपर से युवान का खुद का नेचर ऐसा है कि कोई बोलना भी चाहे ना, वो भी तब भी नहीं बोल सकता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग सारे मॉर्निंग रूटीन्स कर लेने के बाद फाइनली 8 बजे सभी लोग जो कि ब्रेकफास्ट के लिए गैदर हुए थे, युवान भी गैदर हुआ था ऑफ कोर्स। लेन जिंगे ने उससे सब कुछ बताया था कि कौन सा टाइम किस चीज़ का होता है, वो एकदम टाइम पे आ भी चुका था। लेकिन हाँ, लेन जिंगे उसको ये बताना भूल चुका था कि खाना खाते हुए हम सभी साथ में खाते हैं और सभी साथ में उठते हैं। शायद ये चीज़ वो बताना भूल गया था, या फिर उसे ज़रूरी नहीं लगी, क्योंकि उसे लगा था कि जो नियम यहाँ पे है शायद सभी जगह ऐसा होता होगा, इसलिए उसने नहीं बताया। बट जो कि 20 एक्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसका खाना हुआ वो गया, उसने अपनी प्लेट पकड़ी, गया, धोया और रख दिया। लेकिन लेंस एक्ट में ऐसा नहीं था। लेंस एक्ट में हर एक इंसान एक रूल्स के साथ रहता है, और एक ये रूल भी था कि पहले तो कोई बोलेगा नहीं, और दूसरा हर कोई साथ में बैठेगा, हर कोई साथ में उठेगा। युवान का खाना हो चुका था। युवान खाना खा के उठने ही वाला था कि तभी महारुकुरु लेन की एक तिरछी नज़र उसके ऊपर पड़ती है, और कहीं ना कहीं युवान भी समझ चुका था कि उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग गेज आई है। वो अभी आधा ही उठ पाया था कि लेन जिंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे बैठने के लिए बोला। लेकिन यहाँ पे उसकी नज़र फिर से महागुरु लैन की तरफ गई, और यहाँ पे जाते ही वो समझ चुका था कि शायद फिर से कोई रूल उससे ब्रेक हो चुका है। वैसे इस बात का उसे कोई दुख भी नहीं था। लैन चिरैन ने पहली बार नियम तोड़ा था। उसने बोला था, दोबारा से बैठो, जब तक सभी लोग नहीं खा लेते तुम नहीं उठ सकते। ये बोलते ही युवान हैरान हो चुका था। क्यों? मेरा खाना हो चुका है तो मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा और अपना काम स्टार्ट करूंगा। लेकिन वो ये बोल पाता इससे पहले ही महागुरु लैन फिर से अपने बहुत बहुत प्यारे प्यारे शब्दों के तीर छोड़ना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ तुम पहले रहते थे वहाँ ऐसा होता होगा कि कोई खाए या ना खाए, अगर किसी का हो चुका है तो उठ के जा सकता है। लेकिन जहाँ पे तुम अभी हो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ के रूल्स यही हैं कि सभी लोग साथ में बैठेंगे और सभी लोग साथ में उठेंगे। किसी का भी खाना अगर पहले हो चुका है तो वो दूसरे के लिए इंतज़ार करेगा, और जिस स्पीड से तुमने खाना खाया है उस स्पीड से खाना नहीं खाया जाता। वरना अगर तुम्हें खाने का तरीका होता तो तुम अभी भी खाना ही खा रहे होते। तो यहाँ पे युवान लैन चिरेन की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मतलब है आपका कि मुझे खाने का तरीका नहीं है? क्या खाने का भी कोई तरीका होता है? जितना मेरे पेट में आना था मैंने खा लिया, जितनी स्पीड से मैं खा सकता था मैंने खा लिया। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है। और अगर मेरा खाना हो चुका है तो मैं दूसरों के लिए क्यों इंतज़ार करूं? यहाँ पे बैठ के मैं उन लोगों को क्यों देखूं? ये कौन सा नियम है कि अगर हमारा खाना हो चुका है तो हम फिर भी दूसरों को देखें? क्या आपको नहीं लगता ये गलत नियम है? इस नियम को बदलना चाहिए। अगर खाना हो चुका है तो वो इंसान जाए और अपने आगे के काम को पूरा करे। जिस जगह पे मैं पहले रहता था वहाँ पे हमें समय को बचाना सिखाया जाता था। हाँ, मैं मानता हूँ कि खाना स्पीड से नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाना खाने के टाइम पे ही खाना चाहिए। दिन में 3 बार खाना खाया जाता है, और अगर इस स्पीड से हम खाना खाने लगे ना तो हम 3 बार बस खाना ही खा पाएंगे, बाकी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। और माफ़ कर दीजिएगा, जिस जगह पे मैं था वहाँ पे समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वहाँ पे हर एक वक्त, हर एक पल, हम एक एक पल को बचाते थे ताकि अपनी आजीविका चला सकें। आप लोगों को यहाँ पे खेती बाड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन हमें वहाँ पड़ती थी। भले ही यहाँ पे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिसने मुझे ये सिखाया है ना कि समय बर्बाद करना बिना मतलब का काम है, मैं उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। मुझे सिखाया गया है कि अगर काम हो चुका है तो दूसरों को ताड़ते मत रहो, वहाँ से निकलो और अपना दूसरा काम करना स्टार्ट करो। अगर आपको ये गलत लगता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि आपके दिए हुए लेसन्स को मुझे रिपीट करना है। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं क्लास में आपके सारी क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ तो। मुझे लगता है उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना होगा, और क्लास स्टार्ट होने में अभी टाइम है तो मैं वो कर सकता हूँ। ऐसा कहते वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र लैंजिंगे की प्लेट पे पड़ती है। वो एकदम खाली था। वो लैंजिंगे की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? तुम्हारी प्लेट भी खाली हो चुकी है तो तुम्हें भी यहाँ से चलना चाहिए। और जहाँ तक मुझे याद है लेसन्स तुमने भी कंप्लीट नहीं किए हैं।
मुझे लगता है तुम्हें भी चलना चाहिए और उन लेसन्स को कंप्लीट करना चाहिए, ताकि तुम अपने इस वेस्ट होते टाइम को यूटिलाइज कर सको। सबके सामने ह्यूमिलेट होने से अच्छा है कि इस जगह से उठो और उस काम को करो जो ज़रूरी है। खाना तुम खा चुके हो, दूसरे को देखने से अच्छा है कि तुम आगे बढ़ो। दूसरों के चक्कर में रहोगे तो सबसे पीछे रहोगे। युआन वहाँ से जा चुका था बिना लैंजिंगे की तरफ एक और बार देखे, क्योंकि वो अच्छे से जानता था, उसने बोला भले ही है लेकिन फिर भी लैंजिंगे करेगा वही जो कि आज तक वो करते आया है, मतलब वो नियमों का पालन करेगा। लेकिन युवान क्यों करे? युवान ने अपना काम करना है तो वो उस काम को छोड़ के यहाँ पे समय बर्बाद क्यों करे? युवान के वहां से जाते ही महागुरु लैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने सभी की तरफ देखते हुए बोला, किसी और की हिम्मत हुई यहाँ से जाने की तो सजा के लिए तैयार रहना। और तुम? उसने लैंजिंगे की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ से जाते ही सबसे पहले उसके दिमाग में ये डाल देना कि उसे आज क्लास में लेसन्स नहीं सजा मिलेगी। ओ तेरी! युआन को, विंग के बेटे को सजा मिलेगी? क्या ये पॉसिबल है? क्या महागुरु लैन ऐसा कर पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि युवान को सजा देते देते वो खुद ही एक बहुत बड़ी सजा ले ले। खैर, ये तो उनका पर्सनल मैटर है, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। इसलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।